हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं मूल्यांकन या फिर आकलन से संबंधित प्रश्न की। इस पूरे सेशन में आज हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आए तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। जो लोग भी वर्क 3 की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और इसमें फैक्चुअल चीज़ें भी आएंगी जो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि ये जो स्थितियां हैं मानसिक मूल्यांकन है और जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं। तो ये टैलर का कथन था। आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि ये टैलर का कथन है कि स्थितियां मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंता की पहलू हैं। लेव वाइगोत्स्की की समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को अपनाएंगे? तो सहयोगी प्रोजेक्ट बच्चों के आकलन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। गणित में अधिगम नियोग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उच्च तरीके से किया जाएगा? तो निदानात्मक परीक्षण। देखो, निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक परीक्षण होता है। ये किस तरीके से होता है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बच्चे को क्या दिक्कत है, सबसे पहले डायग्नोस करना, ये निदानात्मक है, डायग्नोस्टिक लर्निंग या टीचिंग होती है। फिर जब आपको ये समझ आ गया कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, तब आप रेमेडियल टीचिंग देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास गए, आपने उनको बोला कि आपको पेट दर्द है, तो वो सबसे पहले डायग्नोस करेंगे कि आपने क्या खाया था, मतलब वो आपसे सब कुछ पूछेंगे। फिर जैसे उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये हो सकता है बिकॉज ऑफ गैस, आपको गैस बन गई हो, तो वो अब आपको मेडिसिन देंगे उस दर्द के हिसाब से, उस गैस जो आपको बनी है पेट में उसके हिसाब से, तो वो आपको रेमेडी देंगे। ठीक है, सबसे पहले डायग्नोस किया जाता है, फिर रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। फिर है मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले उद्देश्य है, अधिगम अनुभव होना बहुत जरूरी है, और मूल्यांकन के उपकरण। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे ताकि बच्चा अलग अलग तरीके से सीख पाए। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? तो विश्लेषणात्मक अलग है। ग्रेडिंग की जाती है लगभग 80 से 90 पे ए, 90 से 100 के बीच में A+, लेकिन जब अंक होते हैं तो सबके अलग अलग आते हैं। तो ये किस तरीके से भिन्न है? विश्लेषणात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम की, अगर आपने ब्लूम की हायरार्की नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, पुनर्संशोधित वर्गीकरण में इवैल्यूएटिंग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना है। इवैल्यूएट करना मतलब आप चीज़ों को देख रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण कर रहे हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा, डैश के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया था। तो किसके द्वारा किया गया है? तो थर्स्टन, बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण के अलावा पूछा तो गिलफर्ड के अलावा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है फीडबैक के लिए दिया जाता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस दिया जाता है। जो आपकी यूनिट टेस्ट होते हैं वो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में है। पढ़ाते पढ़ाते उस चैप्टर के बीच में से ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। लेकिन जो आपका सत्र परीक्षण है, मतलब जो आपका जो जो आपका एनुअल होता है ना, लास्ट वाला, वो आपका समेटिव असेसमेंट में आता है। वो कभी भी फॉर्मेटिव असेसमेंट पे नहीं आता। प्रश्नोत्तरी हो गए, मौखिक प्रश्न हो गए, प्रोजेक्ट कार्य हो गया, ये आपका सब फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल है, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना। लेकिन जो आपका टर्म एंड वाला एग्जाम होता है ना, वो आपका समेटिव असेसमेंट में आता है। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? निदान के बाद समुचित उपचारात्मक, देखो मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सबसे पहले डायग्नोस किया जाता है, निदान किया जाता है, फिर उसी के हिसाब से उपचार दिया जाता है। अगर बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप उसको मैथ्स के फॉर्मूलाज लर्न करवाओगे, ट्रिक्स सिखाओगे, बेसिक्स उसके कंसेप्ट क्लियर करोगे, मतलब आप उसको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हो। असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान करोगे। निदान मतलब पहले उनको आप डायग्नोस करोगे, उनका पता लगाओगे, फिर उसी के हिसाब से आप उसको उपचार करोगे। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा कर रही है। वापस आने के बाद कर रही है, वापस आने के बाद कर रही है, मतलब ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर रही है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन, लर्निंग ऑफ असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर रही है, मतलब ऑफ आ जाएगा, सीखने का आकलन कर रही है, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर बात आती है शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? कि बच्चा अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता रखता है। फिर है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी नहीं, ये कभी भी नहीं कि तुम औसत हो, तुम बुद्धिमान हो, ये कभी भी आप लोगों को बच्चों के साथ नहीं कहना चाहिए।
शैक्षिक और सह शैक्षिक बल्कि जो करिकुलर और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करके विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। मानव विकास को क्षेत्रों में तो कौन कौन से डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट मैंने आपको उस दिन भी बताया था, शारीरिक, फिजिकल, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, संवेगात्मक, इमोशनल और सामाजिक, सोशल, तो सोशियो इमोशनल। डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृतांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं डैश के अलावा, तो ऐसा कौन सा नहीं है? तो देखो ये व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, जो इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए फीडबैक को उपलब्ध नहीं कराता। ऐसा नहीं है। फीडबैक मतलब जब आपने वो चीज़ पूरी देख ली, अब आप अपने उस पर टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हो, तो वो एक फीडबैक में ही तो आएगा। तो बी ऑप्शन चूंकि अलावा पूछा था इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अधिगमकर्ता का स्वनियमन, अभी हमने पढ़ा। स्वनियमन मतलब क्या होता है? जहां पर बच्चा अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता रखता हो। सीखने डैश आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करेगा। तो सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों की दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है? विद्यार्थियों का समावेशन होना जरूरी है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है के सिवाय क्या ध्यान नहीं रखेगा? सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, विद्यार्थियों की आवश्यकता, अधिगम शैलियां, लेकिन विद्यार्थियों की त्रुटियां ध्यान नहीं रखेगा। सीखने के लिए आकलन, तो देखो जब आपको फीडबैक देना है तो आपको यहाँ पर त्रुटियां भी ध्यान रखनी होगी, बच्चों की क्षमताएं भी ध्यान रखनी होगी, अधिगम शैलियां भी ध्यान रखनी होगी, लेकिन उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो आप ध्यान नहीं रखोगे। ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे आई थिंक लग रहा है कि विद्यार्थियों की त्रुटियां एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। आप थोड़ा सा इस पर मुझे अपना फीडबैक जरूर देना, जो भी लोग इस सेशन को देखें, जब भी देखें। तो देखो इसमें दो आंसर्स निकल सकते हैं अगर हम दो पहलू देखें तो। जैसे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में मत रखो और सीखने के लिए आकलन देख लो, क्योंकि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में तो फीडबैक दिया जाता है, तो बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना ही है। हाँ, ये हो सकता है कि बच्चों की त्रुटियां ध्यान में मत रखो कि बच्चे ने क्या गलतियां करी, केवल ये चीज़ नहीं। और दूसरा लॉजिक हम ये लगा सकते हैं कि त्रुटियां ध्यान में रखोगे, उसी हिसाब से आप फीडबैक दे पाओगे। समझ रहे हैं आप? तो मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। आप जब भी इस सेशन को देखें एक बार मुझे क्लियर करिएगा और अपना विचार जरूर प्रस्तुत कीजिएगा कि आपके क्या विचार है, ठीक है? ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में फिर इसे सही कर पाऊँ। फिर है सीखने की तत्परता की ओर संकेत करते हैं। सीखने की तत्परता, सीखने में सात्विक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर क्या है? संज्ञानात्मक बच्चों का आज का देखेंगे, प्रेजेंट का, उसी हिसाब से आप बच्चों की जो सीखने की तत्परता है, रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिया था जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, थॉर्नडाइक ने दिया था। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों शिक्षकों को गंभीर और लापरवाह बनाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, ऐसा भी नहीं है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। तो कौन बल देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित करोगे, फिर रिकॉर्ड करोगे और किस प्रकार से उसे सुधारा जाए, इन सभी बातों पर वो विशेष ध्यान रखता है। फिर है एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र कंसेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता है। तो ये क्या है? रचनात्मक आकलन कर रही है ये क्या कर रही है? फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रही है। ध्यान रखना, जब भी सेशन के बीच में ड्यूरिंग फीडबैक दिया जाए वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। विद्यालय आधारित आकलन प्राप्त किया गया था ताकि क्यों? सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत काम करते हैं व्यवस्था के लिए सामित्व की भावना रखते हैं। एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। मतलब बच्चे के लिए कर रहे हो, तो ये सब सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है, तो इसमें ये क्या आवश्यक है कि परीक्षण का तालमेल बैठा हो, जवाबदेही कम है, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारो। ये समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, सुधार किया जाता है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, मतलब जो भी बच्चे की नीड है आप अपनी टीचिंग जो भी मेथड्स हैं उसमें आप उसको चेंजेस ला पाएं। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्यों है? क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझते हैं और उससे अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि, मतलब जैसा बच्चा सीख रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग मेथड्स में चेंजेस करेंगे। केवल कागज पेंसिल
पेंसिल जांचों द्वारा जो आकलन होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए वो आकलन को क्या कर देता है, सीमित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी आवश्यक जो अवधारणात्मक समझ है उसका भी आकलन करे। मतलब बच्चा कैसे समझ रहा है वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा क्या सोच रहा है, किस हिसाब से बच्चा डील कर रहा है, वो भी एक टीचर होने के नाते समझना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय? मापक, अगर आपने किसी चीज़ के लिए मापक के लिए बनाया है तो उसकी वैलिडिटी चेक की जाती है। जब जवाब बार बार एक ही एक जवाब आए तो उससे विश्वसनीयता चेक की जाती है। जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसमें केवल एक ही आंसर होता है, इसलिए ध्यान रखना जब बार बार प्रश्न पूछा जाए और उत्तर सेम आए तो विश्वसनीयता, अलग अलग प्रश्न पूछे जाने पर केवल उन सभी के एक एक ही आंसर निकले वो वस्तुनिष्ठता, और मानक मतलब स्टैंडर्ड। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? तो ये रेशियो वाला, अनुपात वाला। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकती है वो क्या कहलाती है? अनुपात मापनी। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन जब आप इवेल्युएट करते हो, असेस करते हो बच्चे को, तो शिक्षण टीचिंग में ही एक अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा कि विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, आप बच्चों को शामिल करेंगे उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? तो कौन सी करेगी? जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों की वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों द्वारा आकलित किया जाए। मतलब आप अलग अलग मेथड से देखेंगे, जांचेंगे और एक ही चीज उसका अगर आंसर मिलती है तो बहुत अच्छी बात कहलाती है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो ये प्रेरणा के लिए, ना कि पृथक्करण के लिए, ग्रेडिंग के लिए, सेग्रीगेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए, इन सब के लिए नहीं, बल्कि मोटिवेशन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो देखो, खुले अंत वाले प्रश्न है, परियोजना, अवलोकन है, लेकिन कभी भी योग्यता क्रम निर्धारित कर दो बच्चों का, तुम होशियार हो, तुम गधे हो, तुम ये हो, तुम वो, ये कभी भी बहुत अच्छा आंसर नहीं माना जाता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? जिसमें करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों ही शामिल हो। बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए। जैसे एग्जाम में आपने देखा होगा, कॉलेज में हम सीसी देने जाते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ही तो है। मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है? छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को वो चखते हैं तो वो खाने के लिए, मतलब ड्यूरिंग कर रहे हैं ना, इसलिए खाना पकाते समय, और अगर खाना पकाने के बात करेंगे तो का आ जाएगा, बीच में का आ जाएगा, ये ध्यान रखना। सीखने का आकलन हो जाएगा, लेकिन अगर खाना पकाते ही समय कर रहे हैं तो वो सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन है बढ़ावा देते हैं के अतिरिक्त, मतलब ऐसा कौन सा नहीं देता जहां पर जितनी संभावनाओं शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप बार बार बच्चों को ऐसे आप परीक्षण ले रहे हैं, उनका टेस्ट ले रहे हैं। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए कहो, बच्चों से कहो कि भाई तुम आंतरिक पृष्ठपोषण के लिए कहो, अच्छी बात है, सुरक्षित वातावरण का निर्माण करें। लेकिन अगर आप बच्चे को बार बार ही असेस कर रहे हैं, बार बार ही उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। विद्यालय आधारित आकलन तो परिणामों की अपेक्षा तकनीकों पर केंद्रित, अच्छी बात है। क्या आकलित किया जाएगा? इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान किया जाए। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन कराए। परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा दे, उसमें निरंतर परीक्षण, ये नहीं। सी, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन, मतलब बच्चा बहुत अच्छे से चीजों को सीख पाए, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए कर सकते हैं, ऐसे दर्शाने क्या कर सकते हैं, ऐसे दर्शाने के लिए नोटबुक में अपने कार्य को विविध शिल्प कृतियों को समायोजित करें। तो उन्होंने उसको क्या करा? पोर्टफोलियो का आकलन करवाया, पोर्टफोलियो आकलन। और ये प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो गया, आज के लिए लास्ट है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? तो विश्लेषणात्मक। तो आप सबको पता है हम लोग इस बुक से क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।